हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो आज हम सब क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा सत्ता की साझेदारी। यानी कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सत्ता क्या है और इसके साझेदारी यानी कि जो पार्टनरशिप होते हैं इनके बारे में। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चलिए पहले हम देखते हैं कि इसका परिचय क्या है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसे तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि दो देशों के लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में, उसकी कैसी सरकारें हैं, कैसे कैसे वो आज़ाद हुआ, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे और दो देश इसमें शामिल हैं। और किन दो देशों के बारे में पढ़ेंगे, तो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। अब जैसे हम लोगों ने क्या बोला, लोकतांत्रिक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक मीन्स क्या हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब हो गया कि वैसा देश जब अगर वो देश लोकतांत्रिक है तब ये क्या होता है कि पूरी शक्ति, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पूरी ताकत होती है ना, पूरी जो पावर होती है, पूरी जो शक्ति होती है, वो किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। अब इसे क्या किया, जैसे कि एक अंग तक सीमित नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि जो यहाँ पे लाइन ये समझा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो इसकी पूरी ताकत होती है किसी भी राष्ट्र की, यानी किसी भी देश की, तो क्या होता है, किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती। हम उसे क्या करते हैं, उसे बांट दिया जाता है किसमें, विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। इन तीन कैटेगरी में हम क्या करते हैं कि इनको विकेंद्रित कर देते हैं, इनको हम बांट देते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हम बेल्जियम, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो मैंने बताया था पहले कि बेल्जियम और श्रीलंका के लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे दिया हुआ है कि हम बेल्जियम और श्रीलंका के दो कथाओं के साथ शुरू करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धति, यानी कि जो भी हमारी लोकतांत्रिक शासन पद्धति है ना, उनके बारे में क्या होगा कि हम उन्हीं सब बातों को ना इस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे दे रहा है क्या कि जो हमारी बेल्जियम और श्रीलंका में जैसे बंटवारा हुआ, बंटवारे की जो मांग से किस तरह पनपती है। यानी कि जैसे देखिए एक फैमिली है तो फैमिली में भी बंटवारा होता है, तो वैसे ही सब एक बड़ा सा देश है। अब मान के चलिए कि अगर मैं दो देश को लेता हूँ, भारत को ले लेता हूँ और पाकिस्तान को लेता हूँ। ओके, अब देख सकते हैं इन दोनों के देश में क्या हो चुका है, बंटवारा हो चुका है। आखिर क्यों बंटवारा हुआ, कोई ना कोई तो रीज़न होगा, कोई ना कोई तो एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई ना कोई तो कोई रीजन होगा जिसके कारण ये होगा। कास्टिज्म भी हो सकता है, कल्चर भी हो सकता है। इन सब से क्या होता है कि दो देशों के बीच में बंटवारा हो सकता है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी हम बांट सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे फ्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति की सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटा जाएगा। यानी कि पूरे चैप्टर में ये हम देखेंगे कि हमारी जो ये बंटवारे होती हैं, बंटवारे से बचने के लिए यानी कि इससे निपटने के लिए हम किस लोकतांत्रिक शासन पद्धति क्या यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारों की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि लोकतंत्र, अगर दो देशों के बीच में, अगर दो देश है हमारा, एक ही देश, और एक देश को हम दो टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे लिया भारत और पाकिस्तान को, इन दोनों में क्या हो गया, बंटवारा हो गया। कोई ना कोई तो रीज़न होगा, कास्टिज्म के अकॉर्डिंग या किसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इसी चैप्टर में हम दो देशों को एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलेंगे और उसका नाम है बेल्जियम और श्रीलंका। और हम इन्हीं में देखेंगे कि हम इन देशों को कैसे इस लोकतंत्र के बंटवारे से, हम इस लोकतंत्र के से हम इसको बचाए हुए हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल्जियम, दो देश है। कौन कौन सा देश है फ्रेंड्स, बेल्जियम और श्रीलंका। हम इसमें क्या करेंगे, दो देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये बेल्जियम है, बेल्जियम है कहाँ पे। तो देखिए बेल्जियम जो है हमारा, ये यूरोप का देश है। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं। उसी 7 महादेश में से ये जो बेल्जियम है ना, ये यूरोप कॉन्टिनेंट का है। किस कॉन्टिनेंट का है, यूरोप कॉन्टिनेंट का। अब इंडिया जो, ये श्रीलंका जो है, ये श्रीलंका किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये श्रीलंका आता है हमारा
एशिया कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ से हमने क्या किया कि दो चीज़ों को हम जान गए कि बेल्जियम जो हमारा होता है, ये बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, और श्रीलंका जो आता है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। हम इनके ज्योग्राफिकल नेचर के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे कि इनकी जो लोकतांत्रिक गणराज्य है ये कैसे बंटवारे हुए, कैसे हम इन देशों को उन बंटवारों से हम बचाएंगे, इनके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि बेल्जियम यूरोप का एक ऐसा छोटा सा देश है। अभी मैंने बताया कि जो बेल्जियम है हमारा, वो क्या है, यूरोप का ही छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अब हम लेते हैं बेल्जियम को ही पहले। तो बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेल्जियम क्या है स्टूडेंट्स, ये बेल्जियम यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है। और इसे हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारा जो भारत, हमारा प्यारा भारत जो है, उसका राज्य हरियाणा से भी इसकी क्षेत्रफल छोटी है। यानी कि हम देख सकते हैं कि बेल्जियम एक देश होते हुए भी भारत देश के एक छोटे से राज्य से भी क्या है, ये छोटा है। अब आप हरियाणा को देख ही सकते हैं कि हरियाणा कितना छोटा है, दिल्ली के पास में है। तो ये जो बेल्जियम है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट का है, लेकिन देश होते हुए भी हम अगर तुलना करें भारत के एक राज्य हरियाणा से, तो हरियाणा से ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्टूडेंट्स ये छोटा है। लेकिन अगर हम इसके ज्योग्राफिकल नेचर, यानी कि कहने का मीन्स है कि इसके आसपास यानी कि इसके नेबरिंग कंट्री के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। एक बात आप याद करिएगा, बेल्जियम जैसे मान के चलिए मैंने कि बोला ये छोटा सा एक बेल्जियम हो गया, तो बेल्जियम जहां भी यूरोप में है ना, इस साइड में क्या है ना, वाटर बॉडीज है, यानी कि ये पानी से घिरा हुआ है, लेकिन तीन तरफ से ये लैंडफॉर्म से घिरा हुआ है। और कौन कौन से इसके लैंडफॉर्म से, तो चलिए हम देखते हैं। तो ये जो बेल्जियम की सीमाएं है ना, वो कौन कौन से देश से जुड़ती है, फ्रांस से। किससे जुड़ती है, फ्रांस से। दूसरा जो देश है नीदरलैंड, और तीसरा जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। यानी कि जो बेल्जियम हमारा देश है, हमारा तो देश नहीं है, बेल्जियम जो यूरोपियन कंट्री है, तो ये जो कंट्री है यूरोपियन कंट्री, ये जो बेल्जियम है, इसके नेबरिंग कंट्री जो है वो कौन कौन से हैं, ये फ्रांस से घिरा हुआ है, नीदरलैंड इसके पास में है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। यानी कि ये चार देश इसके नेबरिंग कंट्री है। और एक साइड से यानी कि वेस्ट साइड से ये पानी से यानी कि हमारे सी से घिरा हुआ है। अब हम चलिए इसमें आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कि इसकी आबादी जो है 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। अब हम लेते हैं, अभी मैंने पढ़ाया आपको क्षेत्रफल के बारे में कि जो बेल्जियम की एरिया है, जो बेल्जियम का क्षेत्रफल है, वो हमारे देश हरियाणा के एक छोटे से राज्य से भी छोटा है। और इसकी जो जनसंख्या है ना, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। और हम ले ले अभी हरियाणा की जो जनसंख्या है ना, हरियाणा की जनसंख्या जो थी 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम लेंगे, तो हरियाणा की जनसंख्या थी 2.54 करोड़। ओके, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार, जो हमारा डेमोग्राफी हुआ था 2011 में, उसके अनुसार जो हरियाणा की जनसंख्या थी 2.54 करोड़ थी। लेकिन अगर हम अभी देखें तो 2019 के करंट न्यूज में अगर देखा जाए तो इसकी जनसंख्या हो चुकी है 2.84 करोड़। ओके, तो ये आपका एग्जैक्ट है हमारा 2011 के अनुसार। एनसीईआरटी के फॉलो अगर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2011 में इसकी जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन थी हरियाणा की 2.54 करोड़, और जो अभी 2019 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2.84 करोड़ है। तो वैसे ही अब हम आते हैं टॉपिक पे, जो बेल्जियम है, तो बेल्जियम को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, अपने एक छोटे से राज्य हरियाणा से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या है, क्षेत्रफल दृष्टि से भी छोटा है। और अगर इसकी पॉपुलेशन भी देखी जाए ना, तो इसकी पॉपुलेशन जो है ना 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। यानी कि 1 करोड़ से थोड़ी अधिक का मतलब क्या होगा, हरियाणा से ये आधी है। क्योंकि बेल्जियम की जो जनसंख्या है ना, पॉपुलेशन है 1.15 करोड़। ओके, थोड़ी सी अधिक, यानी कि 1.15 करोड़ है किसकी, बेल्जियम की पॉपुलेशन, जनसंख्या। और हमारी जो 2011 ये जो डाटा दिया है ना 1.15 करोड़ बेल्जियम की, ये 2011 की जनगणना के अनुसार दिया हुआ है। और जो हरियाणा की जो 2011 की जनगणना है वो है 2.54 करोड़। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो क्या है, हरियाणा से आधी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी क्या है, छोटी है, और जनसंख्या में भी क्या है, वो छोटी है। अब यहाँ तुलना जैसे दे रहा है कि यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। अब जब यहाँ पे पॉपुलेशन में भी कम है, जनसंख्या में भी सॉरी हमारे एरिया में भी कम है। अब इस छोटे से देश के समाज को जातीय बुनावट बहुत जटिल है। जातीय बुनावट क्या हो गया, यानी कहने का मीन्स है कि यहाँ पे अलग अलग जाति के बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कहने का मतलब यहाँ बहुत सारी जाति है। अब ये जो जातियाँ हैं ना, वो कैसे बांटी गई है, तो बेल्जियम में ना लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ना इन जातियों को जाना जाता है। अब चलिए जानते हैं कि लैंग्वेज कौन कौन से यहाँ पे बेल्जियम में जाने जाते हैं। तो आप देख
देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि देश की जो कुल आबादी का 49%, यानी कि जो देश की आबादी है किसकी, बेल्जियम की, बेल्जियम देश की आबादी, जो टोटल आबादी है 1.15 करोड़, उसकी 59% हिस्सा जो है ना वो फ्लेमिश इलाके में आता है। अब ये फ्लेमिश क्या है, तो वहाँ की एक लैंग्वेज बोले जाने वाली वहाँ की एक जनजाति है, यानी कि वहाँ की जाति है फ्लेमिश इलाके, उसमें आती है कितनी, 59% हिस्सा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ क्या कि ये जो फ्लेमिश इलाके हैं ना ये डच बोलता है, ये जो फ्लेमिश इलाके हैं ये कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं, ये डच लैंग्वेज का यूज करते हैं। और जो सींस हम ले सकते हैं यहाँ पे 40%, 49% तो हमारा फ्लेमिश में चले हैं, लेकिन जो 40%, सॉरी 59% जो हमारे फ्लेमिश इलाके में आते हैं और वो कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं, डच लैंग्वेज का यूज करते हैं। हम अभी अभी आपको क्या करेंगे, नीचे कुछ पिक्चर से भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बेल्जियम की 59% आबादी है वो फ्लेमिश इलाके में आती है और वो डच बोलते हैं। और इसकी सींस 40%, यानी कि 40% लोग जो है वेलोनिया, कौन से क्षेत्र से आते हैं, वेलोनिया से। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा कि 49% लोग क्या हैं, ये आते हैं हमारे फ्लेमिश इलाकों से, और 40% जो हमारे जो जनसंख्या है वहां की वो आती है वेलोनिया क्षेत्र से। किस क्षेत्र से आती है, वेलोनिया क्षेत्र से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है वेलोनिया एरिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया है फ्लेमिश इलाके। ओके, तो इस यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि दो कैटेगरी में अभी इन्होंने इनको हम लोगों ने बांटा, और भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 49% जो जनसंख्या है, हिस्सा है, वो फ्लेमिश इलाके में आते हैं, और ये क्या करते हैं, ये डच लैंग्वेज का यूज करते हैं। और जो 40% आबादी है ना इसकी, वो वेलोनिया क्षेत्र में आते हैं, और ये कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं, ये फ्रेंच बोलते हैं। कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं, ये फ्रेंच बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने 49% फ्लेमिश में ले लिया और 40% हमने क्या किया, वोलोनिया में ले लिया, तो 1% आबादी अभी भी हमारा रेस्ट बच रहा है। तो ये जो 1% आबादी है ना, 1% जो फीसदी है, ये लोग कौन सी भाषा का यूज करते हैं, ये जर्मन भाषा का यूज करते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके आसपास के जो कंट्री है ना, यहाँ पे देखिए कौन कौन से कंट्री है, पहला हमारा फ्रांस हो गया, दूसरा नीदरलैंड, फिर हमारा जर्मनी है, और जन फिर क्या है हमारा लग्जमबर्ग भी है। यानी कि 4 कंट्री जो है ना ये क्या करते हैं, बेल्जियम से लैंड के अकॉर्डिंग टच करते हैं, और एक साइड से तो बेल्जियम हमारा क्या है, वाटर बॉडी से ही टच करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 49% में हमारा क्या हो गया, फ्लेमिश आ गए, और 40% में वेलोनिया आ गया, और ये जो हमारे 1% की आबादी है ये जर्मन लैंग्वेज यूज कर दी है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया कि हमारी जो ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो बेल्जियम को डिस्ट्रीब्यूट जातीय बुनावट में बांटा गया है उनके बारे में हम जाने। अब चलते हैं थोड़े सा आगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि राजधानी, तो बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। कौन सी राजधानी है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स के 80%, यानी कि 80% लोग कौन से भाषा का यूज करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का, और 20% लोग जो है ना डच भाषा का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा कि जो पूरी हमारी जो बेल्जियम है उसमें 49% हिस्सा फ्लेमिश इलाकों में, और वो डच बोलते हैं। देखिए यहाँ पे डच का अगर मैं कैटेगरी ले लूँ तो टोटल कितना हो गया 49%, और नीचे अगर मैं डच ले लूँ तो ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच, लेकिन 20% लोग क्या करते हैं, डच बोलते हैं। अगर मैं वहां से फ्रेंच के बारे में बात करूँ तो 40% क्या था, फ्रेंच था, और नीचे हमारा 80% में क्या था, ये फ्रेंच था। अगर मैं यहाँ पे कंपाइल कर दूं तो कितना हो जाएगा 79, और ये हमारा हो जाएगा 120। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा यूज की जा रही है बेल्जियम में। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम चलते हैं थोड़ा चैप्टर यहाँ पे पिक्चर पे। आप यहाँ पे पिक्चर आपको ये दिख सकता है, ये एक देश है बेल्जियम, एक छोटा सा देश है, और ये कौन सा देश है हमारा, ये जो पिक्चर है मैप है ना, ये बेल्जियम देश है, ये बेल्जियम कंट्री है। अब देखिए इसमें 2 कलर आपको दिए गए हैं, और 2 कलर में आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये क्या है और ये क्यों दिया गया है। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, फ्लेमिश और वोलोनिया, जिसको वेलोन भी बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर से दिया हुआ है ना, रेड कलर से, यानी कि ये वाला, ये क्या है, वेलोन है। ये कौन सा पार्ट है, ये इलाका है वेलोन। कौन सा इलाका है, ये है वेलोन। और ये कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये करते हैं फ्रेंच। कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं, ये करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज यूज। और ये जो पूरा जो रेड पार्ट है ना, यहाँ से नहीं, आप यहाँ से देखिए ये दूसरा कैटेगरी है, यहाँ से दूसरी लैंग्वेज के लोग हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि ये जो हमारी
ये जो बेल्जियम का मैप है, इस मैप में ये रेड कलर के जो हैं इन्हें हम वेलोन इलाके बोलते हैं, और यहाँ की ये पूरी जो आबादी है ना, ये फ्रेंच लैंग्वेज यूज करती है। कौन सी लैंग्वेज यूज करती है स्टूडेंट्स? फ्रेंच लैंग्वेज। अब हम चलते हैं येलो पार्ट में। जो हमारा येलो पार्ट है ना, हमने भी पढ़ा था फ्लेमिश के बारे में, तो ये होता है फ्लेमिश। ये कौन से इलाके हैं? ये है फ्लेमिश इलाका, ये हमारा है फ्लेमिश। और यहाँ के जो निवासी है ना, वो बोलते हैं डच। कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं? डच भाषी है। तो अभी हमने यहाँ पे दो चीजों को तो जान गया कि ये जो हमारे नीचे रेड वाला पार्ट है, अगर बेल्जियम को कहीं भी आपको मैप मिल जाए तो नीचे का पार्ट जो होगा वो वेलोन पार्ट होगा, वेलोन इलाका होगा, और वहाँ के लोग फ्रेंच बोलते हैं। और जो ऊपर है फ्लेमिश इलाका, उस फ्लेमिश इलाके के लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। लेकिन इन दोनों हिस्सों के बावजूद आप यहाँ पे दो चीजों को देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ अलग इलाके हैं। तो ये जो है ना, ये इलाका क्या है? ये है बेल्जियम की राजधानी, कैपिटल है ब्रुसेल्स। क्या है? ये ब्रुसेल्स है। और अभी आप लोगों ने देखा कि ब्रुसेल्स में 80% लोग क्या, 80% फीसदी क्या बोल रही है? फ्रेंच लैंग्वेज यूज कर रही है, 20% लोग डच लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इतना स्टूडेंट्स आप बात को समझ चुके होंगे। तो अब आते हैं थोड़ा ये चौथा पार्ट पे। आप ये देखिए, ये पार्ट क्या है? यही जो अभी हमने बताया था 1%। अभी आपने पढ़ा था 49% में क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। 40% में क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन आपने 1% में क्या पढ़ा था? जर्मन लैंग्वेज। तो ये जो पार्ट है ना, ये छोटा सा पार्ट, ये 1% में आता है, और ये क्या आता है? यहाँ के लोग जर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्या करते हैं? जर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर को देख के अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब फिर हम टॉपिक पे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब आप एक वर्ड है अल्पसंख्यक। देखिए, दो वर्ड आता है, एक होता है बहुसंख्यक और एक आता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है, अल्प का मतलब क्या होता है? कम। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। यानी कि जिस जाति की संख्या कम हो उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे हम भारत में क्या यूज करते हैं? अल्पसंख्यक। तो हमारे अल्पसंख्यक में कौन आते हैं? जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। हम बोलते हैं ना ये अल्पसंख्यक है, यानी कि इनकी संख्या यहाँ पे क्या है? कम है। और बहुसंख्यक का मतलब होता है कि उस कंट्री के, यानी कि वो कम्युनिटी जहाँ जिसकी क्या हो? जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा हो। यानी मेरे कहने का मीन्स है कि जिस जाति की जनसंख्या पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या कम होती है, हम उन्हें अल्पसंख्यक बोलते हैं। और जिनकी जाति की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? बहुसंख्यक बोलते हैं। तो हम जैसे कि भारत में यूज करते हैं कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है, हम इसको क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक में लाते हैं, और जो हिंदू है उसको हम बहुसंख्यक में लाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी है, जो कम मात्रा में फ्रेंच भाषी लोग बोलते हैं, वो तुलनात्मक रूप से क्या है? अभी मैंने बताया था 59 डच थे और 40 क्या था? ये हमारे फ्रेंच थे। तो फ्रेंच यहाँ पे क्या हो गया? ये पूरे देश के अकॉर्डिंग हम ले लें तो फ्रेंच हमारा क्या हो गया? अगर हम ब्रुसेल्स को लेते रहते तो हमारा नंबर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंच है वो क्या है? अल्पसंख्यक है। लेकिन अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी अगर तुलना कर ले, यहाँ पे अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध थे। क्या थे? ज्यादा पैसे वाले थे, ज्यादा समृद्ध, धनी, इनके पास धन था। और ये धन होने के कारण ये क्या थे? ताकतवर भी थे। और यहाँ पे जैसे दे रहा है कि बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इस स्थिति की नाराजगी थी। अब बाद में जैसे कि धीरे धीरे समय बीतने लगा, और उसके बाद क्या हुआ कि जो डच के लोग थे ना, ये जैसे जैसे शिक्षा का लाभ इनको मिलना स्टार्ट हुआ, तब इन कंडीशंस को जब देखा कि जो अल्पसंख्यक है फ्रेंच भाषी लोग, अब क्या हुआ? इन सब देखो कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया कि अब टकराव पैदा होने लगा। टकराव का मतलब इन दोनों के बीच में नाराजगी होने लगी, और यही कारण होता है दो देशों की बंटवारे के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा कि कैसे हम इन देशों को, बेल्जियम को कैसे इन बंटवारे से बचाया गया। तो अब जैसे देखते हैं यहाँ पे कि अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो तुलनात्मक रूप से क्या थे स्टूडेंट? समृद्ध भी थे, यानी कि धन भी था इनके पास, और ये ताकतवर भी थे। और बहुत बाद में जाकर क्या हुआ कि जो आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले, आर्थिक विकास, अब ये जो लोग थे ना, समृद्ध तो थे ही, लेकिन जब उन्होंने क्या देखा कि जो डच लैंग्वेज वाले हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, बहुसंख्यक है, ये क्या है? आर्थिक विकास है इनके पास, यानी कि ये विकास कर रहे हैं, और शिक्षा का लाभ पाने वाले जो डच भाषी के लोग हैं ना, इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते अब देखिए, इसके चलते क्या हुआ कि जब इन दोनों के बीच में नाराजगी पैदा हो गई, तब क्या हुआ? 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच
फ्रेंच और डच बोलने वाले जो समूह थे, कब? 1950 और 1960, यानी कि ये 10 दशकों में, यानी कि 10 सालों में जो फ्रेंच लैंग्वेज है और डच बोलने वाले जो समूह थे उनके बीच क्या हुआ, तनाव बढ़ने लगा। यानी कि ये जो दो टाइम था ना, टाइम ड्यूरेशन था 1950 और 1960, यानी कि जो 10 इयर्स का जो पीरियड था, इसी बीच में क्या हुआ कि डच और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले दो कम्युनिटी के बीच में क्या हुआ, तनाव बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब हम आगे स्टूडेंट देखते हैं क्या कि इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ हुआ, ब्रुसेल्स में दिखा। जो इसकी जो 1950 और 1960 में जो ये तनाव पैदा हुआ, तो इसकी जो सबसे ज़्यादा टकराव, यानी कि सबसे ज़्यादा जो टेंशन का माहौल था, सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट का जो माहौल था, वो कहाँ पे देखने को मिला था, वो ब्रुसेल्स, यानी कि बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में देखने को मिला। क्यों दिखा? क्योंकि आप वहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेंच जो है वो 80% था और डच लोग थे क्या थे, 20% में थे। तो उसी को देख के यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तीखा प्रभाव जो पड़ा था वो ब्रुसेल्स में पड़ा था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह एक विशेष तरह का समस्या थी। अब कह सकते हैं हम कि जो ये कंप्लीटली जो ये टकराव पैदा स्टार्ट हो चुका था, तो ये क्या था, ये तो क्या था, गंभीर समस्या थी, ये विशेष भी समस्या था। यानी कि दोनों कम्युनिटी के लोग तो अलग अलग टाइप के थे, यानी कहने का मीन्स है कि दोनों की आबादी ना कम थी ज़्यादा, ना ही ज़्यादा कम वाले से ज़्यादा थे, और ना ही जो कम थे वो ज़्यादा से ज़्यादा थे। कहने का मीन्स है कि इनकी जो दो बीच की कैटेगरी है वो थोड़ी सी ही कम थी, यानी कि दोनों की संख्या क्या थी, लगभग तो बराबर ही ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि जो डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, यानी कि जो डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत क्या थे, ज़्यादा थे। कौन ज़्यादा थे? तो डच लोग ज़्यादा थे। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम इस कैटेगरी को लेके चल रहे हैं कि जो डच थे वो डच क्या थे, वो डच इन लोगों से ज़्यादा थे। ठीक है, कैटेगरी में बोलना, यानी कि कहने का मीन्स है कि यहाँ पे कि डच बोलने वालों की संख्या जो थी वो फ्रेंच के अपेक्षाकृत क्या थी, ज़्यादा थी, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पत मत में थे। अब थोड़ा सा हम फिर पीछे की तरफ आते हैं और देखते हैं, हमने क्या पढ़ा कि दो कम्युनिटी है यहाँ पे, दो लैंग्वेज वाले हैं, कौन कौन से, डच और फ्रेंच। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अभी मैंने आपको अभी बताया था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज वाले हैं ये क्या थे, समृद्ध थे। क्या थे? इनके पास धन भी था और शक्तिशाली भी थी, ताकतवर भी थे। क्या थे? धन भी था, ये कम थी इनकी आबादी, लेकिन इनके पास क्या था, धन भी था और ये ताकतवर थे। लेकिन जो डच थे ना, जो डच वाले कम्युनिटी थे, तो वो डच वालों के पास क्या था, इन सब मामलों में वो कम थे, उनके पास न धन था न समृद्धि ज्यादा थी। यानी कि फ्रेंच, ये डच से फ्रेंच में आबादी में तो ज्यादा थे डच वाले, लेकिन फ्रेंच वाले जो थे वो धन और समृद्धि और ताकतवर में ज्यादा अधिक थे, लेकिन डच वाले सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या में ज्यादा थे, उनके अनुसार धन और समृद्धि में उनके जैसा ताकतवर नहीं थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जैसे दे रहा है यहाँ पे क्या कि इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। अब जैसे हम देखते हैं, अभी हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस पूरे चैप्टर में दो देशों के बारे में पढ़ेंगे कि इन देशों को कैसे बंटवारों से हम बचाए। जैसे कि हमारा अभी हमने पढ़ा बेल्जियम के बारे में खुद पढ़ा, और अभी पढ़ेंगे हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो बेल्जियम के बारे में हम जान चुके हैं थोड़ा, अब हम थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि दे रहा है यहाँ पे कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। क्या है? एक द्वीप है जो किधर है, ये एशिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, लेकिन ये भारत के, ये एशिया के साउथ में आता है और भारत के भी साउथ में आता है, और भारत जो है श्रीलंका से पाक स्टेट के द्वारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग होता है, इसको सेपरेट किया जाता है। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि ये जो श्रीलंका है ना, तमिलनाडु के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा भारत है, भारत का सबसे जो दक्षिणी छोर है वो क्या है, तमिलनाडु है, और तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर पे ना ये हमारा श्रीलंका जो देश है वो श्रीलंका देश आता है। अब हम देख सकते हैं कि इसकी आबादी जो है ना, किसकी, श्रीलंका की जो आबादी है वो 2 करोड़ है। कितनी है? 2 करोड़, यानी कि हरियाणा की जनसंख्या के बराबर है। आप देख सकते हैं हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़ 54 लाख है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनकी जो आबादी है वो कितनी है, 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर है। किसकी जनसंख्या? श्रीलंका की जनसंख्या हरियाणा के बराबर है, लेकिन बेल्जियम की जनसंख्या जो थी वो हरियाणा से भी क्या थी, आधी थी।
अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूहों में लोग हैं। कहने का मीन्स है कि ये तो हमारा दक्षिण एशिया का पार्ट है, कौन, श्रीलंका। और श्रीलंका में भी क्या है, अलग अलग जाति के यानी कि जातीय समूह के बहुत लोग थे। यहाँ पे अलग अलग जातियों के बहुत सारे समूह हैं। कहाँ पे, श्रीलंका में। जैसे बेल्जियम में थे ना, वैसे ही श्रीलंका में भी जातीय कम्युनिटी क्या थी, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ज्यादा जटिल थी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलिया क्या है। अब उधर हमने जो फ्लेमिश और जो हम यहाँ पे वोलोनिया क्षेत्र के बारे में पढ़े, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारी जो सामाजिक समूह थी कहाँ पे, श्रीलंका में, सिंहलियो। कौन है, क्या नाम है उसका, सिंहलियो का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिंहलियो है ये क्या है, एक सामाजिक समूह है, और पूरे 100% आबादी में से ना ये सिंहलियो जो है वो 74% फीसदी में है, यानी कि 74% आबादी इनकी ही है, सिंहलियो की। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं ये जो श्रीलंका है ना, अलग अलग कम्युनिटी। अब कैसे इसमें कौन कौन से कम्युनिटी, अब ये देखते हैं। फिर अब देखते हैं आपके तमिल का नंबर आता है। अब यहाँ पे तो सिंहलिया आ गए, लेकिन अब आता है तमिलों का नंबर। कुछ तमिल भी यहाँ पे हैं। अब देखते हैं क्या पे कि जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। अब यहाँ पे ले लीजिए कि जो सिंहलिया है वो 74% है, और जो हमारे ये तमिली लोग हैं वो कितने, 18% आबादी है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 92%। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, 92% आबादी पढ़ लिया, लेकिन अभी भी तो कुछ है। अब यहाँ पे जो तमिल थे ना, इन तमिलों को दो समूहों में भी बांट दिया गया है। ये जो तमिल लोग थे ना, ये तमिलों को हम क्या कर दिए कि दो समूह में बांट दिए। और वो कौन कौन सा समूह है, तो देखिए, श्रीलंकाई मूल, वो दो मूल के थे, श्रीलंकाई मूल के तमिल, और श्रीलंकाई मूल के तमिल कितने थे, 13% थे। और हिंदुस्तानी तमिल भी थे वहां पे, हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों के काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। यानी कि जो सिंहलिया है, सिंहलियो, ये कितने हैं, 74% में है। ठीक है, और जो हमारे तमिल है ना, तमिल, और ये तमिल को भी दो पार्ट में मैंने बांटा, और एक श्रीलंका से भी आए हैं और इंडिया से भी आए हैं। ये श्रीलंकाई जो है ये कितने हैं, 30% में है, और बाकी के जो हैं वो क्या है, भारतीय मूल के तमिल हैं, जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। ये क्या थे, बच्चे थे, उनके संतान थे। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर, मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में आबाद है। अब ये देखिए कि मौजूदा जो श्रीलंका का मैप है, अगर हमको नक्शे पे अगर देखेंगे, गौर करेंगे, तो पाएंगे कि हमारा तमिल जो है वो मुख्य रूप से किधर है, उत्तर पूर्व। अब ये जो हमारा ऐसे श्रीलंका ऐसे ही मान के चलिए गोल है, तो उत्तर पूर्व, अगर इसको बांटेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ, और ये पूर्व, यानी कि इस पार्ट में हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं मुख्य रूप से तमिलों का पार्ट आता है। ओके, अधिकतर जो सिंहली है ना, सिंहली भाषी जो बोलते हैं, ये लोग बौद्ध हैं। यानी कि श्रीलंका में बहुत ही ज्यादा जो धर्म है, वो सबसे ज्यादा आबादी वाला धर्म कौन है, बौद्ध धर्म है। क्योंकि सिंहली जो है भाषा बोलने वाले लोग 74% में है, और ये जो सिंहली भाषा वाले लोग हैं ना, अधिकतर लोग क्या है, बौद्धी हैं। जबकि तमिल भाषी के लोग जो है ना, वहां पे जो तमिल भाषी के लोग हैं वो कुछ हिंदू हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि सिंहली भाषी के जो कुछ लोग हैं, यानी कि अधिकतर लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाए हैं, और जो तमिली भाषी के कुछ लोग जो है ना वो हिंदू हैं, और कुछ क्या है उसमें से मुसलमान हैं। ओके, तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देखे हम लोग कि सिंहली वाले जो हैं वो बौद्ध धर्म में भी आते हैं, और जो तमिल के भाषा के लोग हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या कि श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों की संख्या कितनी है, 7%। यानी कि 7% लोग जो श्रीलंका में हैं, यानी कि कहने का मीन्स है कि ईसाई लोगों की जो जनसंख्या है श्रीलंका में वो 7% है। अगर हम 100 ले लें तो उसमें से 7 जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को अपनाए हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, और ये जो ईसाई लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, ये सिंहली भाषा भी बोलते हैं और तमिल भाषा भी बोलते हैं, यानी कि दोनों भाषा का यूज करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये स्थिति, ऐसी स्थिति में
अब क्या हो सकता है जब ये दोनों लैंग्वेज अगर बोला जाए तो? अब देख सकते हैं यहाँ पे, अभी हमने श्रीलंका के बारे में भी देख लिया स्टूडेंट्स, और बेल्जियम के बारे में भी पढ़ लिया कि आखिर इनके बीच क्या, मतलब इन दोनों देशों के अंदर में क्या कहानी थी। अब यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं क्या कि बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। अब आप देखिए यहाँ पे कि जहाँ पे जिस चीज की जनसंख्या ज्यादा होती है वो जाति क्या करती है, जो छोटी कम्युनिटी के लोग हैं, जिसकी कम संख्या कम है, कम्युनिटी छोटी कम्युनिटी नहीं, जिसकी जनसंख्या कम है, जिस कम्युनिटी की जनसंख्या कम है, उस पर क्या करते हैं, ये अपना वर्चस्व दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स दे रहा है कि डच वाले जो थे वो क्या थे, वो तो फ्रेंच वाले से ज्यादा थे। फ्रेंच वैसे जो थे वो धन उनके पास था, ताकत भी थी, लेकिन डच से उनकी जनसंख्या क्या थी, कम थी। तो यहाँ पे अब देखेंगे क्या कि जो हमारे डच भाषी के लोग हैं, अब ये देखा गया क्या कि ये फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी के लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। अगर उनके बीच अगर ये पता चल गया कि हाँ डच वाले ज्यादा हैं, अगर ये कम्युनिटी पता चल गई, तो वो अगर वो चाहते तो क्या कर सकते थे, फ्रेंच वाले भाषा वाले लोगों पे और जर्मनी भाषा वाले लोगों पे, जो जर्मन बोलते थे, उन लोगों पे अपनी इच्छाओं यानी कि अपने अपने बल को दिखाते, अपने शक्ति को प्रदर्शन करते हैं वहां पे, यानी कि इन दो लैंग्वेज वाले लोगों को क्या करते, वो नीच करते, यानी कि नीचा दबा के रखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि इसके उनके बीच की लड़ाई, अगर ऐसा होता है कि डच वाले क्या करते हैं कि इन दोनों पे अपना वर्चस्व लगते जमाने, तो ये क्या करते हैं, ये भी तो चुप नहीं रहते, ये भी अपना हक मांगना स्टार्ट करते हैं। तो उनके बीच क्या होता, बीच लड़ाई और बढ़ जाती, क्या होती, लड़ाई और बढ़ जाती। अब ये कह रहा है क्या कि संभव था कि इससे देश बट जाता, और इसी कारण क्या होता, जब भी कोई, अगर मान के चलिए दो घर हैं, दो भाइयों के बीच लड़ाई होती है, तो क्या होती है, लड़ाई होती है तो बढ़ जाता है घर, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। जब दो कम्युनिटी, दो लैंग्वेज वालों के बीच में यहाँ पे अगर लड़ाई हो जाती, तो संभव तो था ही कि देश में क्या होता, बंटवारा हो जाता, यानी कि एक देश कितने टुकड़ों में बढ़ जाता, तो दो टुकड़ों में बढ़ जाता, जैसे भारत पाकिस्तान हमारा बढ़ गया है। अब हम देख सकते हैं क्या कि ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते हैं। जब ये बढ़ जाता तो जो हमारा ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की कैपिटल, अब ये दोनों कम्युनिटी यानी दोनों लैंग्वेज वाले लोग क्या करते हैं, अपने अपने दावे ठोकने स्टार्ट कर देते कि ये मेरा है तो मेरा है तो मेरा है, और भी लड़ाई छिड़ जाती। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट श्रीलंका में कि श्रीलंका में सिंहली आबादी जो है ना, ये बहुमत और ज्यादा था। बहुमत का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक था। बोला नहीं जाता है कि ये जो नेता है ये बहुमत से जीत गया, बहुमत से मतलब क्या हो गया कि भारी मतों से जीत गया। तो जो सिंगली आबादी थी 74% थी, अभी हमने पढ़ा था। तो ये जो लोग थे इनके पास बहुमत थी और ज्यादा थे, और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। अब ये लोग भी जो सिंगली आबादी वाले लोग थे, सिंगली लैंग्वेज वाले लोग थे, ये क्या करते हैं, जो हमारे तमिल वाले लोगों पे क्या करते हैं, ये अपना वर्चस्व दिखाते हैं, और ये क्या करते हैं कि उन पे अपनी मनमानी चलाना स्टार्ट कर देते, अपने तौर तरीके से उनको बोलते चलने को। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसके कारण क्या होता कि देश में बंटवारा हो जाता। तो हमने भी देखा कि बेल्जियम में किस कारण से और श्रीलंका में कैसे, तो ये दोनों जो बेल्जियम और श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में जो भी घटनाएं हुई थी वो एक प्रकार के क्या थी, सेम थी। तो अब चलिए हम देखते हैं कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यावाद है, बहुसंख्यावाद का मतलब क्या हो गया, जिसकी संख्या ज्यादा है, और कौन सी लैंग्वेज वाले की संख्या ज्यादा थी, सिंहली की संख्या ज्यादा थी। अब यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में ये रहा श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका, और ये है जफाना, एक जगह है, क्या है, जफाना। अब हम इसमें देखेंगे क्या, पहले हम थोड़ा सा ऊपर पढ़ लेते हैं और इसमें हम समझेंगे कि हमारी जो सिंगली आबादी है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, जो भारतीय तमिल है वो कहाँ से आएंगे, मुस्लिम जो है इसमें कहाँ से आएंगे, श्रीलंकाई जो तमिल बोलने वाले हैं वो कौन कौन से आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो श्रीलंका है वो कब आज़ाद हुआ था, ये हुआ था 1948, लेकिन इसमें दिया हुआ है 1948, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट डेट ले लें तो ये आज़ाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को। कब आज़ाद हुआ था, 4 फरवरी 1948 को, यानी कि श्रीलंका आज़ाद हो गया था 4 फरवरी 1948 ईस्वी को। ये एग्जैक्ट हमारा डेट है कि श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था। अब ये बात आता है क्या कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो स्वतंत्र राष्ट्र बनने का मीन्स क्या होगा, पहले ये गुलाम होगा तभी ना स्वतंत्र राष्ट्र बना होगा। तो बात आती है क्या कि इसे कौन सा देश गुलाम किया होगा, तो भारत जैसे कि फिरंगियों से गुलाम था, यानी कि जो हमारे अंग्रेज थे वो भी क्या थे, भारत को गुलाम किए हुए थे। तो वैसे ही जो थे वो भी हमारे जो अंग्रेज लोग थे वो भी क्या किए थे, श्रीलंका को भी गुलाम करके रखे हुए थे। तो श्रीलंका भी कब आजाद हुआ,
4 फरवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका क्या हुआ, उन फिरंगियों से आजाद हो गया और ये स्वतंत्र राष्ट्र बन गया 4 फरवरी 1948 ईस्वी को। अब चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ के और देखते हैं। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग के कुछ पेजों में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे कैसे क्या हो सकता था, कैसे ये लोग दो देशों के बीच में बंटवारा हो सकता था, जो बहुसंख्यावाद है वो क्या कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होने स्टार्ट हो गया कि वो जो बहुसंख्या है, जो ज्यादा संख्या वाले हैं श्रीलंका में, सिंघली आबादी वाले, वो क्या करना स्टार्ट कर दिए, बल के तौर पे शासन और प्रभुत्व जमाना यहाँ पे चाहा। लेकिन अब इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने क्या किया कि सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्या परस्ती के तहत कई कदम उठाए। अब कहने का मीन्स है कि वो तो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने, अब लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सबकी, यानी कि वहाँ पे एक कम्युनिटी का कोई ये शासन नहीं रहता है, वहाँ पे हर लोग क्या कर सकता है, अपनी स्वतंत्रता से रह सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्या कि जब ये बहुसंख्यावाद जो सिंघली वाले थे वो क्या करने लगे, अपने शासन का प्रभुत्व जमाना तो चाहा वहाँ पे, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार वहाँ बनाई गई थी वो क्या की कि ये सिंघली समुदायों के प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्या परस्ती के तहत कई कदम उठाए। लेकिन अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, तो 1956 में आजाद तो हुआ था 1948 में, लेकिन 1956 में क्या हुआ, वहां पे एक कानून बनाया गया। कहाँ पे, श्रीलंका में एक कानून बनाया गया। कब, 1956 में, यानी कि 1956 में श्रीलंका में एक कानून बना। और वो कौन सा कानून है तो देखते हैं, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे भी क्या कर दिया गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिंघली की आबादी जो सबसे ज्यादा है, अब ये अपना वर्चस्व जमाना स्टार्ट कर दिए। अभी हमने बताया था कि जो भी बहुसंख्यावाद है वो क्या करेंगे, छोटे छोटे जो जनसंख्या वाले लोग हैं उन पे अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट करेंगे। वही यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था श्रीलंका में। और श्रीलंका में क्या हो गया, सिंघली वाले जो थे वो क्या कर दिए कि अपने दम पर, अपनी जनसंख्या के दम पर वो क्या किए कि तमिल वाले लोगों को दरकिनार कर दिए और यहाँ पे सिंघली को एक मात्र राजभाषा घोषित कर दिया, यानी कि तमिल भाषा को दरकिनार कर दिया गया और सिंघली भाषा को क्या कर दिया गया, राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब हम आगे स्टूडेंट्स देखते हैं क्या कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो तमिलों क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे तमिल लैंग्वेज को अभी सब लोग, ये श्रीलंकाई जो लोग हैं ये क्या कर रहे थे, उस समय दरकिनार करते जा रहे थे। और जो भी गवर्नमेंट की एग्जाम हो रही थी या जो विश्वविद्यालय भी थे वहाँ पे क्या, किस लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जा रही थी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस लैंग्वेज को दी जा रही थी, तो वो लैंग्वेज है सिंघली, यानी कि सिंहलियों को ये प्राथमिकता देने की नीति चली। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। फिर से नए संविधान बने, उसमें जैसे जैसे उसमें संशोधन होना शुरू हुआ और उसमें ये भी कहा गया कि जो भी बौद्ध मत वाले हैं उनको भी संरक्षण सरकार क्या करेगी, बढ़ाएगी, संरक्षण उनको देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टूडेंट कि एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। अब कैसे कैसे ये श्रीलंका टूटना चाह रहा है, यहाँ पे श्रीलंका कैसे कैसे टूटने से बचा है और कहाँ पे क्या किया गया है कि श्रीलंका टूटने से बच चुका है, यानी कि दो टुकड़ों में बंटने से बच चुका है, ये अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि सिंघलिया क्या कर रहे थे कि अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर रहे थे और तमिल क्या कर रहे थे कि इन सब बातों को देखकर उनमें नाराजगी आ रही थी और ये प्रोटेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। अब इनको ये लगने लगा क्या कि जो सिंहलिया है, हमें हमारी जो यानी कि तमिलों को ये लगने लगा कि ये हमारी पूरी तरीके से वर्चस्व को ये समाप्त कर देंगे। जब ये देखने लगे कि ये बौद्धों को भी अलग से मत देना स्टार्ट कर दिए और तमिल को इसमें अभी कोई भी बातें तमिल के बारे में नहीं चलाई जा रही है, तो तमिलों क्या हुआ, नाराजगी स्टार्ट हो गई और इनके मन में ये भ्रम पैदा होना स्टार्ट हो गया कि ये क्या करेंगे कि तमिलियों की
वर्चस्व को ही खत्म कर देंगे, और ये अब प्रोटेस्ट के दौर पे आ गए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान, ठीक है, उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये सिंघलिया जो थे, ये जब अपने अपने वर्चस्व को दिखाना शुरू कर दिए, बौद्ध को भी मत देना शुरू कर दिए, तो तमिलों को लगा क्या कि ये जो स्वतंत्र हमारा संविधान है, यहाँ पे की जो नीतियां, संविधान और सरकार की जो नीतियां है ना, जो संविधान बन रहे हैं और जो सरकार की नीतियां है, वो क्या नीतियां है, ये राजनीतिक अधिकारों से क्या करेंगे, हमें वंचित कर देगी। किसे? तमिलों को ऐसा लगने लगा कि ये राजनीतिक अधिकारों से क्या करेगी, हमें वंचित कर देगी, हमें बाहर कर देगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स की नौकरियों और फायदों के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा। अब ये भी देख रहे थे क्या कि जो भी नौकरी है उनमें भी इनके साथ क्या होने लगा, भेदभाव होने लगा, और उनके हितों को अनदेखी की जा रही थी। यानी कि उनकी जो स्वतंत्रता थी वो धीरे धीरे क्या करी जा रही थी, श्रीलंका में छीनी जा रही थी। किनकी स्वतंत्रता? तमिलों की जो स्वतंत्रता, तमिल लैंग्वेज जो बोल रहे थे उनकी स्वतंत्रता। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहलियों समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। अगर ऐसा होगा कि एक कम्युनिटी को हम बढ़ावा देंगे और दूसरी कम्युनिटी को हम क्या करेंगे, नीचा दिखाएंगे, तो क्या होगा, वहां पे दोनों कम्युनिटी के बीच में नाराजगी पैदा होगी। तो वही यहाँ पे चीज अब श्रीलंका में होने लगा कि इन दोनों समुदायों के बीच में, यानी कि तमिल और सिंहली के बीच में क्या होने लगे, संबंध बिगड़ने लगे। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, पहले इस पिक्चर को देख लेते हैं। ये श्रीलंका है और श्रीलंका में आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और कलर है, यहाँ पे कलर कुछ और है, यहाँ पे कलर कुछ और है, और ये येलोइश कलर है। अब ये देखिए जो येलोइश कलर है ना, ये श्रीलंका के तमिल बोलने वाले भाषा है। ये क्या है, ये तमिल बोलते हैं, श्रीलंकाई तमिल बोलने वाले हैं। ओके, और ये सब सिंगली है। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं हम यहाँ पे कि भारतवर्षी जो तमिली है ना, ये रेड वाले जोन है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, ये जितने भी डार्क ब्राउन कलर में है, ये सब के सब मुस्लिम कम्युनिटी में आते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाटा गलत दिया हुआ है। ये जो येलोइश है ना, ये सिंहलियों के लिए है, और श्रीलंकाई जो तमिल है ये रेड के लिए है, और भारतवासी तमिल जो है ये हमारा ये ब्राउन कलर है, और मुसलमान जो है ये डॉटेड डॉटेड है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये जो ब्राउन कलर में है, पहले येलोइश चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा येलो का पार्ट है बहुत बड़े भाग में है। तो ये कौन सी कम्युनिटी है, सिंहली कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी है, सिंहली कम्युनिटी है। अब यहाँ पे जो ये रेड कलर में है थोड़ा, ये भारत है, इंडियन तमिल है। कौन है, IND में लिख दे रहा हूँ, इंडियन के तमिल है। ओके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, ये जो ब्राउन कलर में है, ये ब्राउन में जो है, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये ब्राउन कलर में है, ये क्या थे, ये सॉरी रेड वाले हमारे श्रीलंकाई तमिल है। ये हमारे रेड वाले क्या है, श्रीलंका के तमिल है। क्या है, ये श्रीलंकाई तमिल है रेड वाले, और ये जो ब्राउन वाले हैं ये इंडियन तमिल है, इंडियन तमिल बोलने वाले लोग हैं। और ये छोटे छोटे जो ब्राउन कलर में है ना, यहाँ से ये सब जितने छोटे छोटे हैं, ये क्या है, ये मुस्लिम कम्युनिटीज हैं। कौन सी कम्युनिटीज है, मुस्लिम कम्युनिटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक्चर में भी कि ये जो श्रीलंका का पिक्चर है, इसमें जो सिंगली लैंग्वेज वाले हैं वो क्या है, इनकी जो समुदाय है बहुत ही बड़ी है, आप देख ही सकते हैं पिक्चर में। तो अभी मैंने आपको बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बारे में बता चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुसंख्यावाद क्या है, अल्पसंख्यावाद क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि श्रीलंकाई जो तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अभी हमने देखा कि तमिल कितने भाषाओं में बांटे गए हैं, कितने समुदायों में बांटे गए हैं, इंडियन और श्रीलंकाई। तो अभी बात हो रहा है श्रीलंका के बारे में। तो जो श्रीलंकाई तमिल थे ये क्या किए, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। जब देखा कि सिंगली क्या कर रहे हैं, अब तो परेशान कर रहे हैं हमें, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी एक पार्टी बनाई, एक राजनीतिक पार्टी बनाई, और इसमें क्या किया गया कि तमिल को ही राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा क्षेत्रीय और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता
कि उनकी मांगों की लगातार नकारा गया। क्योंकि अब तमिलों की जो जनसंख्या थी, आबादी थी, कम थी, और इनकी आबादी कम होने के कारण क्या हो गया कि इनकी जो मांगे थी उनको नकारा जाने लगा, लगातार मतलब इग्नोर किया जाने लगा और नकारा जाने लगा, यानी कि इनकी मांगों को रद्द किया जा रहा था। अब हम स्टूडेंट्स आगे देखेंगे क्या कि 1980 में, 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में, उत्तर पूर्वी श्रीलंका जैसे कि हम मानते हैं तो उत्तर पूर्वी श्रीलंका क्या है, ये हमारा तो नॉर्थ साइड हो गया, और ऐसे हम कट करेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो ये जो पार्ट है ना, ये उत्तर पूर्वी हमारा पार्ट है। अब हम यहीं पे देखें कि 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल, जो कि इलम, उसका बोलते हैं इलम, सरकार को हम इलम बोलते हैं, बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। यानी कि श्रीलंका में हम लोग सरकार को क्या बोलते हैं, इलम बोलते हैं, और यहाँ पे स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनने शुरू हो गए। कब, 1980 में। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जब ये घटना स्टार्ट हुआ कि एक दूसरे अपना अपना वर्चस्व जमाने की जब स्टार्ट करने लगे ये सब लैंग्वेज वाले, तो क्या हो गया, यहाँ पे गृह युद्ध होना स्टार्ट हो गया। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है कि एक देश के अंदर ही ऐसा माहौल जो कि क्या हो, उस पर कमांड ना किया जा सके, हम उसे गृह युद्ध करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। अब ये जो श्रीलंकाई तमिल थे और जो सिंगली थे, इनके बीच में क्या होने लगा, पारस्परिक अविश्वास आ गया। इनमें मतलब कि इसमें बिलीफ, यानी कि जो बिलीफ थी ना विश्वास की, वो कम होने लगे, और यहाँ पे क्या हो गया कि इन टकराव के कारण गृह युद्ध में परिणत हो गया। यानी कि जो ये टकराव थी ना, ये क्या हो गई, किसमें चेंज हो गई, गृह युद्ध में चेंज हो गई। किसमें चेंज हो गई, गृह युद्ध में। यानी कि इनके अंदर ही बहुत सारे गर्म माहौल बन गए। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसमें जब गृह युद्ध हुआ तो जो सिंगली आबादी वाले लोग थे और जो तमिल वाले लोग थे, इनके बीच में जब गृह युद्ध हुआ तो क्या हो गया, इनके दोनों के बीच में के जो जितने भी बहुत सारे लोग, हजारों लोग क्या थे, वो मारे जा चुके थे। उनके परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, यानी कि दूसरे देशों में जाकर शरण ले लिए, और इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। अब जब देश में ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा तो देश की क्या होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी, डगमगा जाएगी, टूट जाएगी, चरमरा जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा, वहां की रोटी रोजी भी चौपट हो जाएगी। तो इसी के कारण जब गृह युद्ध हुआ तो वहां के दोनों कम्युनिटी के, यानी कि दोनों समुदायों के बीच के लोग जो थे, हजारों लोग मारे गए। कुछ लोग जो थे यहाँ से भागकर दूसरे देशों में शरण ले लिए, और कितनी की जो थी ना, उनकी रोजी रोटी चौपट हो चुकी थी, भूखे मरने स्टार्ट हो चुके थे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं क्या कि अब देखते हैं यहाँ पे कि आर्थिक विकास। अब यहाँ पे जो हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। अगर हम अपने देशों की तुलना करें ना, अब अपना देश कौन है, भारत, यानी कि भारत की तुलना करें श्रीलंका से, तो श्रीलंका की जो आर्थिक विकास है और शिक्षा की जो नीति है और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड क्या है, सबसे अच्छा है, भारत से अच्छा है। और वहां पर वहां के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई। यानी कि जो ये गृह युद्ध हुआ, इस गृह युद्ध के कारण श्रीलंका के अंदर ही अंदर श्रीलंका को क्या कर दिया, ये गृह युद्ध खोखला कर दिया, दीमक की तरह इसे चाट गया, खा गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये, और यहाँ पे गृह युद्ध के कारण क्या क्या हुआ था, सामाजिक थी, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन जो था ना, इसमें काफी बदलाव आ गए और काफी परेशानियां पैदा हो गई। तो अब हम देखेंगे कि अभी मैंने श्रीलंका में कैसे कैसे वहाँ का गर्म माहौल हुआ, कैसे उसके श्रीलंका में गृह युद्ध हुए। अब हम देखेंगे यहाँ पे बेल्जियम की समझदारी क्या हुई, कि बेल्जियम ने क्या समझदारी किया। वहाँ पे श्रीलंका ने उस समझदारी, अभी तक उनके बारे में भी बात नहीं है कि श्रीलंका ने इस माहौल से, यानी कि ये बिगड़े हुए माहौल से कैसे उभरने की कोशिश की। लेकिन अब पढ़ेंगे क्या कि जो बेल्जियम में माहौल बिगड़ चुका था, फ्लेमिंगो और जो वहाँ पे, जैसे कहने का मतलब फ्रेंच लोग थे और डच लोग थे, उनके बीच कैसे माहौल वहाँ पे बिगड़ा हुआ था बेल्जियम में, और बेल्जियम ने कैसे इन माहौल को समझदारी से अपने देश को टूटने से बचाया। अब हम इन बातों को हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम की समझदारी यहाँ पे टॉपिक है। तो जैसे दे रहा है कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। क्या किया, श्रीलंका से अलग अपनाने का फैसला किया, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया कि देखा क्या कि जब बेल्जियम में ये टकराव चल रहा था, श्रीलंका में भी चल रहा था यही बातें,
और इन्होंने देखा क्या कि श्रीलंका में, तो श्रीलंका ने क्या किया कि दोनों कम्युनिटी में अगर भेदभाव किया तो श्रीलंका की क्या हुई, श्रीलंका के अंदर ही गृह युद्ध हो गया। अब बेल्जियम को ये देखा नहीं गया और वो सोचा क्या कि अगर हम भी ऐसे ही कंडीशंस में रहें तो हमारे अंदर भी क्या होगा, गृह युद्ध हो जाएगा, और गृह युद्ध होने के कारण क्या होगा कि हमारा देश दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो बेल्जियम ने क्या किया कि श्रीलंका को देखते हुए ये कुछ कंडीशंस में बदलाव किए, और ये क्या समझदारी किया, अब ये देखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया और उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। क्या किया, क्षेत्रीय जो अंतर थे, अंतरों और सांस्कृतिक जो विविधता थी उनको स्वीकार किया। और इन्होंने क्या किया, तो 1970 और 1993 के बीच में, यानी कि 1970 और 1993, 23 साल के जो अंतर्गत जो बातें हुई थी यहाँ पे, इनके बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को भेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रहे हैं। ये जो 23 साल का जो पीरियड था ना बेल्जियम में, ये बेल्जियम में 4 संशोधन किए गए 23 सालों में, और ये 4 संशोधन सिर्फ इसी बात पे जोर दे रहा था, इसी बात पे किया गया था कि जो जितने भी लोग थे वहां पे बेल्जियम में, इन किसी भी, यानी कि कोई भी आदमी को, किसी भी पर्सन को ये महसूस न हो कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, यानी कि बेगानेपन का उन पे एहसास न हो, उनको ये एहसास न हो कि दूसरी समुदाय के लोगों को वहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और हमारे समुदाय को कम सपोर्ट किया जा रहा है। यानी कि कहने का मीन्स है कि इन दोनों के बीच में मिलजुल कर रह सकने के लिए यहाँ पे क्या किया गया था कि ये 4 संशोधन किए गए थे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 23 सालों में मात्र 4 संशोधन किए गए, और वो भी 4 संशोधन में क्या हुआ था कि इसी बात पे जोर दिया गया था कि हमारे देश में भाईचारा रहे, लोग मिलजुल कर रहे हैं और किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये कल्पना करने, यानी कि हम कर तो सकते नहीं, यानी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये इन्होंने जो बेल्जियम के लोग थे ये क्या कर दिए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, बेल्जियम ने जो किया, बेल्जियम के जैसा और कोई देश नहीं कर पाया। और बेल्जियम के मॉडल, यानी कि जो मॉडल थे ना विशेष जानकारी के लिए जो देखे बॉक्स में, यानी कि जो मॉडल थे कि कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि जो कौन कौन से मॉडल को अपनाया था कि जिससे किसके देश में ये जो भाईचारा था, मिलजुल कर रहने वाली बातें, ये वहाँ पे क्या होगी, बनी रही, यानी कि उनके देश में बंटवारा नहीं हुआ। तो चलिए इन बातों पर अब गौर करते हैं और देखते हैं। जो पहला पॉइंट है, अब यहाँ पे देखिए ये पहला पॉइंट क्या कहता है, जैसे कि दे रहा है क्या कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। अब इन्होंने क्या किया कि जब ये बेगानापन को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया कि डच और फ्रेंच भाषी की जो मंत्री होंगे ना संविधान में, सरकार में, केंद्रीय सरकार में मंत्री होते हैं, तो इसमें मंत्री जो होंगे ना केंद्रीय सरकार में, डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी जाएगी। ना किसी की संख्या कम रहेगी, ना किसी की संख्या ज्यादा रहेगी, और उन दोनों के बीच में क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होगी वो पैदा नहीं होगी, और हमारी सरकारें क्या होगी, नियमित रूप से आगे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए पहला जो प्रावधान किया गया था बेल्जियम के संविधान में, वो क्या किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी के मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, यानी कि इक्वल रहेगी। अब हम आगे देखेंगे क्या कि कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं, और देखिए कानून भी बनाया जा सकता है संशोधन करके, और ये भी कहा गया उसमें, उस संविधान में, कि कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई के समूहों के संसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। यानी कि अगर कोई कानून मुझे बनाना है तो दोनों समुदायों के से हमें पूछना है, और समुदायों को, यानी कि वहां पे मत होगा, दोनों समुदाय के लोग क्या करेंगे, मत डालेंगे, और जब ये दोनों बहुमत, यानी कि जब ये मत डालेंगे समुदाय के लोग, तो उस कानून में अगर इनकी मत इस कानून के प्रति, बनाने के प्रति ज्यादा रही, तो हम क्या करेंगे, वहां पे बेल्जियम में कानून बन सकता था। तो पहली जो पॉइंट थी बेल्जियम में कि कैसे उसने समझदारी से क्या काम लिया, तो क्या किया उसने कि पहले क्या किया कि इनके बीच में ये
देखा कि फ्रेंच और जो डच भाषी के लोग थे, इनकी केंद्रीय मंत्रिमंडल में ना मंत्रियों की संख्या समान कर दी। फिर ये भी कानून बना दिया कि जो भी अगर कानून बनाना हो उसमें ये दोनों समुदाय के लोगों के बहुमत यानी कि मत की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार किसी भी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। अब जब दोनों के बातों को जो दोनों समुदाय के लोगों से अगर पूछ लिया जाएगा तो दोनों की मतें होगी, और मत से क्या होगा कि एक तरफा कोई भी फैसला नहीं हो पाएगा। तो ये बेल्जियम की सबसे पहली समझदारी थी। और दूसरी जो बेल्जियम की समझदारी थी वो क्या थी, अब वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे दे रहा है क्या कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के अस्पुर्द की गई। यानी कि केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां हैं वो देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों में क्या कर दी गई, बांट दी गई। यानी राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकारों के अधीन नहीं है। यानी कि जो राज्य सरकारें थी वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। यहाँ पे तो भारत में क्या है, केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये क्या कर दिया कि बांट दिया गया कि जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्रीय सरकारें के अधीन नहीं रहेगी। ये बेल्जियम की दूसरी समझदारी थी। अब आते हैं तीसरी बातों पर। अब जैसे यहाँ पे दे रहा है कि ब्रुसेल्स से अलग सरकार है। ब्रुसेल्स में क्या अलग सरकार है, और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी के लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। अब इस पॉइंट को आप देख सकते हैं कि जो ब्रुसेल्स में क्या है, दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधित्व थे यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंच भाषी के लोग जो थे ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, क्योंकि जो डच भाषी के लोग थे वो केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व किए थे। अभी आपने क्या पढ़ा था कि जो फ्रेंच वाले लोग हैं वो क्या थे, ब्रुसेल्स में सबसे अधिक थे ना 80% में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि ब्रुसेल्स में इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग यहाँ पे भी सेम प्रतिनिधित्व देंगे। अब क्यों देंगे, क्योंकि डच वाले लोग क्या थे, पूरे कम्युनिटी पूरे बेल्जियम में सबसे ज्यादा डच भाषी थे। तो जब डच भाषी वाले लोग जो थे पूरे बेल्जियम में इन्होंने अपने आप को कंप्रोमाइज कर लिया सब बातों से, तो ब्रुसेल्स में भी क्या किया गया, फ्रेंच वाले जो लोग थे वो भी क्या कर दिए कि सेम प्रतिनिधित्व के बारे में बातें की। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे इस पॉइंट ये पॉइंट जो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब दे रहा है क्या यहाँ पे कि तीसरा चौथा जो पॉइंट है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यह एक तीसरा स्तर की सरकार है भी काम करती है। यहाँ क्या करती है, कहाँ पे, तो बेल्जियम में। बेल्जियम तो 2 सरकारें हो गई, लेकिन यहाँ पे एक तीसरे स्तर की भी सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। और उसे क्या बोलते हैं हम, सामुदायिक सरकार बोलते हैं। और इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। यानी कि इस समुदाय में क्या करते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, या तो फ्रेंच बोले या डच बोले या जर्मन बोले। अब यहाँ पे दे रहा है कि डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। वो कहीं भी हो लेकिन इस सामुदायिक सरकार को वो चुन सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या कि इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। ये जो सरकार है, सामुदायिक सरकार जो बनाई गई थी, तीसरी जो सरकार बनाई गई थी यहाँ पे सामुदायिक सरकार, यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेल्जियम में तीसरी सरकार कौन थी, तो सामुदायिक सरकार थी। और ये सरकार को क्या पावर था कि संस्कृति, शिक्षा और भाषा के जैसे मामलों पर ये फैसले इसे लेने का अधिकार था। किसे लेने का अधिकार था, तो सामुदायिक सरकार को लेने का अधिकार था। अब चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब कह रहे हैं कि बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। अब जब बेल्जियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो बेल्जियम का जो मॉडल बनाया गया वो क्या हमें लग सकता है कि जटिल है, लेकिन निश्चित रूप से यह एक जटिल है। क्या है, निश्चित रूप से ही जटिल है। अगर जटिल है तो क्या है, जटिल है। अब देखते हैं यहाँ पे खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इसके मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। श्रीलंका में तो गृह युद्ध हो गया, लेकिन श्रीलंका से ही सीख लिया कौन, बेल्जियम। और बेल्जियम ने इस बातों को देखते हुए क्या किया कि अपने देश में उन बातों को न होने दिया जो कि श्रीलंका में हुआ था, जिसके कारण यहाँ पे बेल्जियम में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, यानी कि गृह युद्ध यहाँ पे नहीं हुआ। अब जैसे दे रहा है कि अगर ये सब कदम नहीं उठाया होता बेल्जियम तो क्या होता, तो गृह युद्ध की स्थिति भी बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता। अगर यहाँ पे बोला जाता कि बेल्जियम के अगर भाषा के आधार पर कितने टुकड़ों में बढ़ता, 2 टुकड़ों में बढ़ जाता। लेकिन किसके कारण, अगर ये जो बेल्जियम है श्रीलंका को देखते हुए अगर ये कदम नहीं उठाता तो यहाँ पे क्या होता कि बेल्जियम आज 2 टुकड़ों में बढ़ चुका होता। अब हम यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे
कि अनेक यूरोपियन देश के साथ मिलकर यूरोपियन संघ यानी कि हम बोलते हैं यूरोपियन संघ यानी कि यूएन, यूरोपियन नेशंस, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड यूरोपियन नेशंस बोलते हैं। और ये क्या हुआ कि बेल्जियम क्या हुआ कि अनेक और यूरोपीय देशों के साथ एक यूरोपियन संघ बनाने का फैसला किया गया। तो ब्रुसेल्स को उसका क्या किया गया, मुख्यालय। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूएन यानी कि यूरोपियन यानी कि यूरोपियन नेशंस का जो यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। तो सब ये जो हमारा जो यूरोपियन संघ बनाया गया था ये क्या है, यूरोप कॉन्टिनेंट के ही कुछ देश थे। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि दे रहा है क्या कि बेल्जियम और श्रीलंका के इन कथाओं से हम क्या शिक्षा मिलती है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक तो हैं, ये दोनों देश लोकतांत्रिक थी, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल और उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। श्रीलंका में आपने देखा कि वो अलग ढंग से निपटाने की कोशिश किया, बेल्जियम में आपने देखा कि ये कैसे निपटाने की कोशिश किया। तो बेल्जियम में क्या हो गया कि ये अच्छा नीति अपनाया, लेकिन श्रीलंका उस नीति को न अपनाया। और श्रीलंका के उस गृहयुद्ध को देखते हुए बेल्जियम ने क्या किया, सबक लिया, सीख लिया और क्या किया, इसने अपने संविधान में कुछ बदलाव किया। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। अब उन्होंने देखा कि श्रीलंका में तो ऐसा नहीं हो रहा है, कोई भी इंसान किसी भी इंसान का आदर सम्मान नहीं कर रहा है, सरकार की आदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेल्जियम की सरकारें जब देखी कि सारे समुदाय के लोगों को भावनात्मक रूप से आदर सम्मान की जरूरत है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा देश, इसी के कारण एकता, देश में एकता आएगी और एकता संभव हो सकती है। अब दे रहा है जैसे कि इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता के साझेदारी करने पर सहमत हुए। और जब इन बातों की चर्चा की गई तो जो फ्रेंच वाले लोग थे, कौन थे, फ्रेंच वाले जो लोग थे और डच वाले जो लोग थे, इन्होंने क्या किया कि अपने आप में समझदारी से समझौता यानी कि सहमत हो गए। समझदारी यानी कि यहाँ पे एग्रीमेंट कर लिया कि नहीं, ये कंडीशंस यानी कि जो ये रूल्स बन रहे हैं ये सब सही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि श्रीलंका में ठीक इसका उल्टा रास्ता अपनाया गया। बेल्जियम ने जो किया, बेल्जियम का ठीक श्रीलंका में उल्टा अपनाया गया था, जिसके कारण वहां पे गृहयुद्ध हो गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय के दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता पर उनके हिस्सेदारी न बनने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता और अखंडता क्या हो सकती है, टूट सकती है, यानी कि इसमें संकट पड़ सकती है। यानी कि हमने इस पूरे चैप्टर को जो अभी हमने पढ़ा, इसमें देखा कि अगर किसी भी देश में किसी भी समुदाय को अगर बराबर हिस्सा, अगर बराबर उनको साझेदारी न दिया जाए तो क्या होगा, देश की एकता, अखंडता और भाईचारा क्या होगा, वो टूट जाएगा और यहाँ पे गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमारा अगला टॉपिक है, जैसे कि पॉइंट दे रहा है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अभी हमने पढ़ा ऊपर ही कि सत्ता की अगर साझेदारी नहीं होती तो क्या होता, हर एक देश क्या होता है कि टूट के बिखर जाता, यानी कि अलग अलग समुदाय में बढ़ जाता। तो वही चीज यहाँ पे दे रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। यानी कि अगर सत्ता में बंटवारा है तो दो तरह के तर्क हो सकते हैं, और वो कौन कौन सा तर्क है, तो चलिए अब इसे हम जानते हैं। पहला जो है वो सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का आदेश कम हो जाता है। अगर हम बंटवारा कर देंगे तो क्या होगा, दो सामाजिक समूहों के बीच क्या होगा कि यहाँ पे टकराव का जो शंका है वो क्या होगा, वो कम पड़ जाएगा। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। देखिए सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको देखने को मिला कि अगर सत्ता में साझेदारी नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह है उनके बीच टकराव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान के चलिए भारत है, भारत देश में हम क्या करें, किसी भी एक कम्युनिटी को दबा दें और दूसरी कम्युनिटी को ऊपर कर दें, अगर जातिवादी के नज़र से अगर हम इस देश को चलाना शुरू कर दे तो यहाँ पे क्या होगा, इस देश की भाईचारा अखंडता टूटने लगेगी, यहाँ पे हिंसा बढ़ जाएगा, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। तो वही यहाँ पे बातों को बता रहा है कि सत्ता की साझेदारी जो जरूरी है वो क्यों जरूरी है। अब यहाँ पे देखो पहला कंडीशन दे रहा है क्या है कि सामाजिक समूहों के बीच टकराव का जो शंका है वो कम हो जाएगा अगर सत्ता को हम बंटवारा कर दे तो, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर क्या होता है, ये हिंसा का रूप ले लेगा, और जब ये हिंसा का रूप लेगा तो राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगा, और जब राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगा तो पूरी सरकार की जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगी। अब दे रहा है कि इसीलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था
के स्थायित्व के लिए अच्छा होगा। अब जैसे दे रहे हैं यहाँ पे, बहुसंख्यक समुदाय के इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। अब मान के चलिए कि बहुसंख्यकवाद है हमारे देश में, हिंदू लोग ज्यादा हैं, चाहे कोई भी कम्युनिटी ज्यादा है, कोई भी समुदाय के लोग ज्यादा हैं, अगर हम उनको क्या करें कि ज्यादा उनको फ्री कर दें कि नहीं आप अपने ढंग से जीजिए, और दूसरे कम्युनिटी जो कम वाले उनको दबा दीजिए, उनको ज्यादा लाभ दीजिए, समुदाय जो हमारे बहुसंख्यक लोग हैं, तो अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन आगे चलकर क्या होगा कि ये भारत यानी कि जो भी देश है उस देश की अखंडता पे क्या होगी, घातक ही प्रहार हो जाएगा, यानी कि वो अखंडता उसकी टूट सकती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण बन सकता है। ये जो भी फैसला होता है ना, ये अल्पसंख्यकों के लिए ही हमेशा परेशानी पैदा नहीं करता, ये बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी के कारण बनता है। और ये कैसे बन सकता है, युद्ध होगा, युद्ध में क्या होगा, दोनों तरफ की हानियां होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सत्ता का बंटवारा, अब यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। अगर हम सत्ता का बंटवारा करेंगे तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हमारी देश की, लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब हो गया कि उस पर क्या होगा, हर एक इंसान स्वतंत्र रूप से रहता है। अब इस पे क्या होगा, इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक होगा। और इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि इस बात पे ज्यादा गहरी, कहने का मतलब है सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। अगर हम सत्ता की साझेदारी करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा लोकतंत्र की हम इसे आत्मा कह सकते हैं। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें, यानी कि बिना क्या है, डर से रहें, बिना डर से रहें, यानी कि निडर रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था जुड़ते हैं, यानी कि वैध और अवैध। वैध सरकार वही हो सकती है जब क्या करे, ये सारे समुदाय को बराबर का हिस्सा दे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि इन दो तर्कों से एक तो युक्तिपूरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपूरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क जो होता है सत्ता के बंटवारे के अंतर्गत महत्व को बताता है। स्टूडेंट्स फिर हम इस पॉइंट को देखते हैं, जैसे यहाँ पे दे रहा है कि दो तर्कों में से एक तो हमारा क्या है, युक्तिपूरक, और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। और युक्तिपूरक जो है ना, ये क्या करता है, ये समझदारी तथा तर्क लाभकर परिणामों पे जोर देता है, जबकि जो नैतिक तर्क होता है ये क्या करता है, सत्ता के बंटवारों के अंतर्भूत महत्व को क्या करता है, ये बताता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इतना ही। ये चैप्टर हमारा आज का जो 10th क्लास का चैप्टर 1 था पॉलिटिकल साइंस का, इसमें ये पहला चैप्टर आज हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने समाप्त किया। और अगले वीडियो में अब कल मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।